हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो 20 अगस्त तक आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से रखना चाहिए ताकि सीटेट जैसे एग्ज़ाम में पहली बार में ही एक अच्छा स्कोर लाया जा सके। और मैं आज इस वीडियो में विशेष रूप से सीटेट एग्ज़ाम के ही विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। आप सभी का एक जो मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है वो नोट्स को लेकर होता है, बिकॉज जब भी मैं इस तरीके का वीडियो देती हूँ जिसमें मैं तैयारी को लेकर बात करती हूँ तो मैं नोट्स की ज़रूर से बात करती हूँ एंड शॉर्ट नोट्स की बात करती हूँ। तो आप लोगों का जो मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है वो नोट्स को ही लेकर होता है कि नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एग्जैक्टली अपने नोट्स बताने वाली हूँ कि मैंने सीटेट एग्ज़ाम के टाइम पर किस तरीके से नोट्स बनाए थे एंड शॉर्ट नोट्स मैंने किस तरीके से अपना रखा हुआ था एंड लिटरली उसी के बेसिस पर मेरा एक अच्छा स्कोर था इस एग्ज़ाम में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो विशेष रूप से हम आज बात करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास जो टाइम है इसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए नोट्स ज़रूर बनाएँ। अब आपके पास जो समय है वो 20 अगस्त तक का है, तो 20 अगस्त तक में आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लें तो आप इतना हैवी नोट्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम उतना लिमिटेड ही है। तो उस लिमिटेड टाइम में अब आप कैसे नोट्स बनाएं। मैंने आपको बोला कि नोट्स ज़रूर बनाएं, तो अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ एग्जैक्टली कि आप अपने नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये मैं सीडीपी को लेकर बताने वाली हूँ। सीडीपी में आप सभी को पता है कि थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो थ्योरीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इवन उनको लिख पाना बहुत मुश्किल होता है। और सीटेट जैसा एग्ज़ाम जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजाय आपसे एकदम फैक्चुअल चीज़ों के, तो वो आपको किस तरीके से अपनी कॉपी में पॉइंट्स रखने हैं। जैसे आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको मैं पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी और मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। अधिगम का संज्ञानात्मक आपका जो गेस्टल्टवादी सिद्धांत है, ये मैंने किस तरीके से देखे एक ही पेज में पूरा कंपाइल करके रखा है कि किस तरीके से ये सिद्धांत इवोल्व हुआ है। देखिए कि एक सिंगल पेज में मैंने इस पूरे सिद्धांत को रखा है, किस तरीके से ये इवोल्व हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर रचनावाद, संरचनावाद, निर्मितवाद और आपका जो निर्माणवाद है, इसके बारे में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टफ एक जो टर्म होता है वो होता है संगठन, एंड दूसरा जो टर्म होता है सबसे टफ वो होता है अनुकूलन, जिसमें आपको ये आत्मसातीकरण एंड समायोजन पढ़ना होता है। ये बहुत टफ होते हैं और ऐसा कोई सा पेपर नहीं बना है सीटेट का जिसमें अभी तक इससे क्वेश्चन ना आया हो। देखिए आज का वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है एंड आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज आज मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली नोट्स बनते कैसे हैं। तो आप देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पर रचनावाद दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने संगठन के बारे में लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, मतलब मैंने कॉपी को थोड़ा पीछे किया है, आपको यहाँ पर पिक्चर के थ्रू दिख रहा होगा। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल लेना था, बट इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना बड़ा जो एग्जाम्पल है उसको मैं लिखूँ और एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ के जा पाऊँ। मेरे पास फिर एक उपाय था कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में रखूँ एक एग्जाम्पल को, ताकि मेरे माइंड में तुरंत से स्ट्राइक कर जाए जैसे ही मैं इसको देखूं और मुझे तुरंत ही याद आ जाए कि एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल क्या था संगठन का। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा हुआ है कि अगर कोई गीला स्थान होता है तो मैंने इस तरीके से बनाया है, तो उसको देखकर हमें मन में आता है कि हाँ हम यहाँ पर फिसल सकते हैं। अब हमारे अंदर एक अनुभव स्टोर हो चुका है कि जब भी हम गीला स्थान देखेंगे तो हमारे अंदर से एक अनुभव हमारे अंदर जो स्टोर हो चुका है कि गीले स्थान पर फिसलने की संभावना होती है। अब वो आपका जो अनुभव स्टोर हुआ है वो कब आपको उपयोग करना है ये भी आपको पता चल जाता है। तो आगे से होता ये है कि जब भी आपका फिसलने वाला स्थान यानी कि पानी जहाँ पर डला होता है वहाँ पर आप संभल कर चलते हैं। मुझे ये एग्जाम्पल लेना था तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने देखिए यहाँ पर आत्मसातीकरण यानी कि असाइमुलेशन का एक एग्जाम्पल रखा है कि कुत्ते को बकरी, आप सभी ने ये पढ़ा होगा कुत्ते को बकरी मान लेना। अब मैं इसको किस तरीके से रखती, अगर मैं इसको पूरा लिखती तो आप सोच के बताइए यहाँ पर कि बहुत लंबा होता। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको पढ़ पाना भी आसान नहीं होता एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम के पहले इतनी एंग्जाइटी होती है, इतना ज़्यादा उस टाइम मन हमारा जो है विचलित होता है कि पॉसिबल नहीं है इतने बड़े बड़े नोट्स को पढ़ पाना। दैट्स वाई हमें ज़रूरी है कि हम इस तरीके से अपने नोट्स को रखें। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने किस तरीके से इस एग्जाम्पल को रखा हुआ है। अब
जैसे एक स्कीमा जो टर्म होता है सभी को टफ लगता है, बट ये टर्म कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। तो मैंने स्कीमा को देखिए किस तरीके से इतने अच्छे से रखा हुआ है कि किसी भी छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए, अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी। लाइक जैसे 8 या 9 साल का है तो उसको समझ में आ जाएगा आसानी से, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद। तो अब मुझे अगर जैसे निर्मितवाद अगर समझना है तो निर्मितवाद को अगर मुझे लिखना है तो मैंने निर्मितवाद को देखिए साइड में किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये होता है आपका नोट्स बनाने का तरीका एग्जैक्टली, बिकॉज निर्मितवाद से आपसे पूछा जाता है कि क्या आशय है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप आगे जाइएगा थोड़ा सा तो आपको आगे दिखेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरी जो वेंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो वेंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को मैंने कितने अच्छे से रखा हुआ है कि वेंडुरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने खूब सारे बच्चों को लिया था। तो उन्होंने उन बच्चों को 3 समूहों में बांटा। उसके बाद उन्होंने उन बच्चों में से 3 समूहों में पहले को बच्चे को डॉल को पीटने को जो है बताया कि दंडित किया जाता है, दूसरे में बच्चे को डॉल पीटने पर पुरस्कार दिया जाता है, तीसरे में उन्होंने बताया कि बच्चे के डॉल के पीटने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता। अगर मैं इस थ्योरी को लिखने जाती तो आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा हैवी हो जाता और इसको पढ़ पाना भी आसान नहीं होता। तो मैंने इसको इतने अच्छे से रखा है कि अब मैं जब भी इसको देखूंगी, अगर मैं सिर्फ इतने से भी क्वेश्चन को देख लेती हूँ तो मुझे पूरा माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा उसी टाइम कि हाँ ये थ्योरी हमारी ऐसी थी। क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है आप सभी को पता है वहाँ पर सीडीपी में क्वेश्चंस जो है किस तरीके से बनते हैं और वहाँ पर थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सभी को लग तो नहीं रहा है कि मैं सिर्फ इस सीडीपी का एग्जांपल क्यों नहीं हूँ, बिकॉज आप सभी लोग टीचर बनने वाले हैं। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आपके काम में आने वाला है, सो मैंने इसको लिया हुआ है। अब आगे आप थोड़ा सा चलिए। हिंज की कहानी आप सभी ने सुनी है, बट हिंज की कहानी को लिख पाना भी आसान नहीं होता है। तो आप देखिए मैंने हिंज की कहानी को कितने अच्छे से लिखा हुआ है, कंपाइल करके रखा हुआ है। कोई भी पढ़ेगा तो आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। एंड आई विश आपको समझ में आ ही गया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट चर्चा होगी वो एनसीईआरटी के नोट्स को लेकर होगी। देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका टोटली अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देने लगा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी को रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी की जब भी बात आती है तो हमारे मन में पहला डाउट आता है कि हम किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें, और इन एनसीईआरटी को पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, तो हम किस तरीके से इनको पढ़ें। तो मैं आपको सबसे पहले सजेशन दूंगी कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 में आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं सीडीपी, L1, L2, आप सभी को पता है L1 आपका जो है लैंग्वेज 1 होता है एंड L2 आपका लैंग्वेज 2 होता है एंड ये आपका ईवीएस है एंड आपका मैथ्स है। सजेशन आप सभी के लिए ये है कि पेपर 1 में सिर्फ ईवीएस के लिए आप जो है अपना एनसीईआरटी पढ़ लें, जिसमें आपकी क्लास 3 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्लास 3 और क्लास 4 और क्लास 5 की आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी होगी। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो अभी मैं आपको हाल फिलहाल में बनवा रही हूँ। आप उस नोट्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपको बुक को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों ने देखा है कि एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप नैन्सी क्लासेस के चैनल पर जाकर ईवीएस नोट्स नाम से जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनको देखिएगा। वहाँ पर मैंने एक एक जो फैक्ट्स बताए हैं एनसीईआरटी की बुक से उठा के, आपको बुक भी दिखाई है, आपको फैक्ट्स भी लिखे होंगे हैं और साथ ही साथ मैंने एक एक क्वेश्चन भी सीटेट का प्रीवियस ईयर का उठाया हुआ है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट से किस तरीके का क्वेश्चन आपका अभी तक बना हुआ है। एक एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आपका जो है वहाँ पर आपको बताया है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ ज़रूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं, हवा में नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि हमारा उस फैक्ट से क्वेश्चन कैसा बनता है, वो आप लोगों को अभी वहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब हम आपके पेपर 2 पर आ जाते हैं। चूँकि पेपर 2 में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे तो आपका सीडीपी होता है, लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है, मैथ्स होता है एंड आपका साइंस होता है। और यहाँ पर अगर आपका मैथ और साइंस आप नहीं लेते हैं तब आपके पास एक ऑप्शन होता है सोशल स्टडीज़ का। अब आपके पेपर 2 में आपको किस चीज़ का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप यहाँ पर साइंस का एनसीईआरटी रीड कर लें। और यहाँ पर अगर आपका साइंस नहीं है इन केस, तो आप फिर सोशल स्टडीज़ का जो आपका एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको रीड करके जाएं। देखिए एनसीईआरटी से सोशल स्टडीज़ में क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर से उसको पढ़कर जाएं। ये तो हो गया हमारा एनसीईआरटी का चर्चा। अब मैं आपको सजेशन दूंगी कि एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के बजाय आप एनसीईआरटी की समरी को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की समरी आपका टाइम सेव करेगी और साथ ही साथ समरी से जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उनको भी रखिएगा। शॉर्ट नोट्स के बारे में चर्चा हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, बिकॉज इन तीनों पॉइंट्स को मुझे कंपाइल करके ही आपको बताना होगा कि शॉर्ट नोट्स बनते कैसे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से पढ़ के जाना है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा आपको, क्योंकि सीटेट का पेपर जो आपका है इतने टाइम हो चुका है कि आपके पास इनफ जो है नंबर ऑफ पेपर हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही अच्छे से रीड कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको कहीं बाहर से ऑफलाइन टेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बेहतर होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएँ। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसमें आपका कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। यकीन करिए कि अगर आप सिर्फ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप ले आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको वहाँ पर जो मोस्ट आपके जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका आइडिया लगेगा, एंड मोस्ट आपके जो रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। देखिए, जब मैंने आपको बोला कि आपको नोट्स बनाने हैं, फिर मैंने सेकंड आपको बताया कि आपको एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है, एंड तीसरा मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने नोट्स भी बना लिए, आपने एनसीईआरटी भी समरी भी रीड कर ली, एंड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से लगा लिए हैं। अब आपके पास आता है शॉर्ट नोट्स का जो है डाउट। वो शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है कि जो नोट्स आपने बनाए हैं जब आप रिवीजन करेंगे आपको समझ लगेगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मेरे भूलने की, तो वो चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाती हैं। दूसरा, आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, उनको याद रख पाना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स में अपना वो पॉइंट्स रखें। तीसरा मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो भी कॉन्सेप्ट आपको नया लगता है उस कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट्स में रखें। यानी कि शॉर्ट नोट्स में आपने अपने नोट्स को भी रखा है, आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कॉन्सेप्ट्स को भी रखा है, एंड साथ ही साथ आप लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके फैक्ट्स थे उनको भी रखा है। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स है, आपको मन में आ रहा होगा कि बहुत हैवी हो रहा है। नहीं, जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस चीज़ के भूलने की आपके जो है हाई चांसेस हैं। उन चीज़ों को ही आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे सीटेट के टाइम के आपको शॉर्ट नोट्स दिख रहे होंगे। मेरे पास ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं, मेरा जो पुराना घर था वहीं पर छूट गए हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरा जो वाइटमिन्स को लेकर था तो मैं यहाँ पर भूल जाती थी इनके नाम, तो मैंने वाइटमिन्स के लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया। किस तरीके से, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एक ट्रिक लिखा हुआ है, फिर मैंने उसके बारे में सारा आपको वाइटमिन्स का बताया है, एंड मेरे पास आगे मैंने एक और जो है ट्रिक लिखी हुई है, उससे फिर मैंने इनके जो रासायनिक नाम थे उनको याद किया था। आप सभी को पता है विटामिन से क्वेश्चन आपका बनता है आपकी ईवीएस वाले सेक्शन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं डिसीज़ को भी भूल जाती थी, तो मैंने डिसीज़ के लिए भी एक ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक को मैंने रखा हुआ है, बिकॉज मेरे जो हाई चांसेस होते हैं वो ट्रिक को ही भूलने के होते हैं। मैं कभी शॉर्ट मेथड इसीलिए लगाती भी नहीं हूँ कि किसी चीज़ को मैं ट्रिक के माध्यम से याद रख लूँ, मुझे पता है कि मैं भूल जाऊँगी। तो फिर मैंने उसका एक उपाय निकाला कि क्यों ना मेरा जो ट्रिक वाला जितना भी चीज़ें हैं उसको मैं शॉर्ट नोट्स में रखूँ। मैंने अपनी हर ट्रिक को अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा कोई सा भी चीज़ नहीं होगा जिसको मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा हो और मैंने उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ना रखा हो। मैंने हर उस चीज़ को ट्रिक के माध्यम से जो भी पढ़ा होगा उसको अपने शॉर्ट नोट्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आपको ये पहचानना है कि आपका कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आप भूलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैं ये भी भूल जाती थी कि अगर ए की पावर एन और बी की पावर एन के फॉर्म में अगर आपका कोई समीकरण है, आपको इसके गुणनखंड फाइंड करने हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए भी देखिए मैंने इस तरीके से अपना पॉइंट्स बनाकर लिखा हुआ था, एक एग्जाम्पल भी दिया था ताकि मेरे माइंड में रहे। ऐसा क्वेश्चन भी सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। तो ये देखिए मेरे कुछ ऐसे बहुत कमज़ोर से पॉइंट थे जो मुझे नहीं याद होते थे। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के याद रहते हों, पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों के भी ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे, आपको उन्हीं को शॉर्ट नोट्स में रखना है। एंड आई विश आपको ये भी समझ में आ गया होगा आज के इस वीडियो में कि आपको शॉर्ट नोट्स में क्या रखना है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको लास्ट में यही कहूँगी कि सीटेट जैसे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाना बहुत ही आसान होता है। आसान इसलिए होता है बिकॉज सीटेट का एग्ज़ाम रटंत प्रणाली पर आधारित नहीं है। आप समझ रहे होंगे, रोट लर्निंग पर आधारित नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है आपका कि जहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है ये बहुत मैटर करता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए।
प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका तभी अच्छा होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आप एक पॉइंट को एक टीचर के पर्सपेक्टिव से सोच पा रहे होंगे। यकीन करिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आप हर पॉइंट को एक टीचर के नज़रिए से सोचते हैं तो। सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि अच्छा सा कमेंट या फिर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।